हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। केमिस्ट्री, केमिकल मिस्ट्री। तो केमिकल मिस्ट्री के कंसेप्ट्स को हम 3 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट कर देंगे, इसके पूरे सिलेबस को, जो कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस भी नहीं होंगी, मीडियम की क्लासेस रहेंगी। बाकी अगर किसी को लगता है कि हमें क्वेश्चन क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मैंने YouTube पे ऑलरेडी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले हैं। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल के 3 लेक्चर मैंने उसके अंदर अपलोड किए हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा कि मैंने उसमें अपलोड किए हैं सारे। सो आप अटेंड मतलब देख सकते हैं उन्हें, अगर सिर्फ किसी को क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो भी फॉलो कर सकता है। ये याद रखना है आपने। ठीक है, होल्ड ऑन, ये पता नहीं, चले सुना। ठीक है, तो ये पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू आएगा तो बता दीजिएगा कि साउंड का दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगर देखिए चैप्टर वाइज है, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो राइट, चलिए। नाउ केमिस्ट्री के पहले एक बार मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, chemical bonding, states of matter, acid base, carbon and its compound, general principle and isolation of element, polymer, redox reaction, hydrogen, biomolecule, chemistry in everyday life, electrochemistry, chemical kinetics, सबको पता थोड़ा सा ही है, thermodynamics, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आप थोड़ा सा देखोगे तब भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर बार नहीं आता, कभी कभी रेयर एक आधा क्वेश्चन आया है। अगर इस टॉपिक को आप स्किप भी करना चाहेंगे लास्ट के टाइम में पढ़ने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। तो जस्ट आप इसे क्लासिफिकेशन लर्न कर लीजिएगा, आयोपिक नॉमेनक्लेचर लर्न कर लीजिएगा, एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारे कंसेप्ट को आप डिस्कस कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 3 टॉपिक्स, पहले बेस मैंने 3 टॉपिक इसलिए दिए क्योंकि यही बेस है, अगर ये इस पे कमांड है तो आप औरों पे भी कमांड बना सकते हो, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी रही केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, एसिड बेस, ये आपके 6 टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए मिलेंगे, नेक्स्ट डे के लिए। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, एसिड बेस, 3 कार्बन कंपाउंड, जनरल प्रिंसिपल एंड पॉलीमर। ये 6 टॉपिक नेक्स्ट के लिए आप प्रिपरेशन करना। अब आप बोलोगे नहीं ज्यादा हो गया, याद रखिएगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा टाइम दे दूं। ठीक है, एंड का टाइम है तो आपको उस तरीके से पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि अब आपको पता है डेली तो हम नहीं ले सकते क्लास, तो जो अल्टरनेट डे पे लग रही है तो उसमें आपको इतना कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, राइट। और ये मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं आपको। सुना, आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट, बेस है। तो अब हमने इसमें कुछ मेन मेन कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग जो भी ऑक्युपाई करता है स्पेस वो मैटर आ जाता है। क्लासिफिकेशन की गई है इसकी, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जब हम मेटल्स, चलो पहले ये कर लेते हैं। 3 स्टेट है, इसके बाद हमारी एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टाइन है। ये नॉर्मली अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एग्जिस्ट करती हैं। याद रखिएगा, हर किसी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये स्पेसिफिक कंडीशन पे ही एग्जिस्ट करती हैं। तो इनके कुछ क्राइटेरिया है, ये बोल सकते हैं। जैसे कि सन में रहती है, अच्छा जल्दी से बताएंगे, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फीजन? सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या
फिजन, राइट। सन में फ्यूजन होता है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है वहां पे। वो साइंस टाइम बहुत कूल कंडीशन है। बाकी केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में आपके एलिमेंट आ गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। देखो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे थिन वायर के रूप में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको बताना है। मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी? शॉर्ट फॉर्म में बताओगे तब चलेगा। डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी? देखो वायर के रूप में डक्टिलिटी आता है और मेलेबल आता है मार्बल की तरह। ठीक है, मार्बल मतलब बिछा हुआ। डक्टिलिटी डक्ट से याद रखना, डक्ट होती है पतली पतली। तो वैसे आप लिंक करके इसे याद कर सकते हो। बाकी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से मिले हैं, ऑर्गेनिक जो लिविंग से मिले हैं। मिक्सचर दो टाइप का आता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जल्दी से बताएंगे एयर किस टाइप का मिक्सचर है? एयर किस टाइप का मिक्सचर है? राइट, होमो। क्योंकि जहां पे हम बाउंड्री नहीं देख सकते वो होमो टाइप का मिक्सचर होता है। ये आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। सुनाओ, यही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। बाकी फंडामेंट देखो, अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए फिक्स यूनिट बने, क्योंकि ऐसे पहले था मेजर करना बड़ा टफ था। ठीक है, सो वैसे मतलब मेजर करना काफी टफ था। क्यों था टफ? टफ इसलिए था क्योंकि देखो आपको पता है हर कंट्री में अपनी अपनी लैंग्वेज है। देखो मैं चीजें वही पूछ रही हूँ, मैं आपको करवा ही लास्ट टाइम में वो चीजें रही हूँ जो एग्जाम मैंने हर चीज करवाई नहीं रही हूँ। कि देखो नोट्स में आपको शो कर रही हूँ सारे, बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बायो की भी क्लास में मैंने वही चीजों से क्वेश्चन पूछे हैं, वही टॉपिक पढ़ाया है जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन करवा देती मैं, बट ऐसा है कि टॉपिक हम पकड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो क्वेश्चन जो हम टॉपिक पकड़ रहे हैं ना, वो टॉपिक पकड़ रही हूँ जिसके हर वर्ड से क्वेश्चन आता है। तो मेन वही चीजें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी पूछूंगी एंड हम टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक जो आते हैं बार बार। बाकी जिनके सिर्फ पॉइंट पॉइंट आते हैं ना, उनके पॉइंट पॉइंट ही करेंगे। राइट, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बेसिक यूनिट्स हैं और उसके बाद आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत सारी छोटी वैल्यूज को भी कैलकुलेट करते हैं और बहुत सारी बड़ी वैल्यूज को भी कैलकुलेट करते हैं। तो वन माइनस में आपको याद रखिएगा, जैसे माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, एटो क्या होता है, ये अलग अलग टर्म में आपके यूज होंगे। तो ये वर्ड याद रख लेना आपने। बाकी बात करें मास वेट, ये तो पता ही है कैसे मेजर करते हैं। बाकी ये याद रखिएगा जनरल कंसेप्ट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फैराडे में क्या है, सेल्सियस में क्या है, केल्विन में क्या है। रूम टेम्परेचर भी याद रखिएगा, फैराडे में क्या है, सेल्सियस में क्या है एंड केल्विन में क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको देखो एक यूनिट याद हो तो दूसरे में कन्वर्ट करना आसान रहता है। बाकी टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, जिसमें कि बहुत मतलब ये वर्ड आगे भी है। अच्छा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉ में से किस लॉ में ये चीज एक्सप्लेन की गई थी? एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू याद है किसी को? मैंने बताया था कि किस लॉ में ये चीज यूज की गई थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और नहीं पूछूंगी, मुझे लगेगा कि बीच में ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये और चैप्टर से भी लिंक है, तो मैं वो भी पूछ लूंगी क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हैं। नो, एवोगैड्रो में नहीं है, चार्ल्स लॉ के अंदर ये चीज बोली गई है। किसमें बोली गई है? चार्ल्स लॉ के अंदर। सो राइट, तो नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ठीक है, ध्यान में रखना इसमें एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू। बाकी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये फॉर्मूला, देखो नोटबुक ना लेके बैठो अपने साथ,
ठीक है, सभी लोग नोटबुक लेके बैठो, जो मैं बोलती हूँ ना वो चीज साथ साथ नोट डाउन कर लो। जैसे फॉर्मूले नोट डाउन कर लेने हैं, ये चीज नोट डाउन कर लेनी है। उससे पता है क्या फायदा होगा, फॉर्मूले वगैरह आप नोट डाउन कर लोगे तो जब रिवीजन वाला टाइम आएगा ना तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन वाले टाइम में आसानी हो जाएगी। चाहे आप इस टाइम पे लिख पा रहे हो क्योंकि स्पीड है थोड़ी सी, तो इस चीज को थोड़ा हेडिंग डाल दो, ये लिखना है, और जैसे क्लास फिनिश होती है उस चीज को फटाफट लिख लो। बाकी डिराइव्ड यूनिट है एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी मीटर पर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स, प्रेशर, ये दो मतलब प्रेशर तक आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक करंट नहीं याद रखना होगा तो नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं लॉस। लॉस के बारे में अभी तक कोई वैसे पर्टिकुलर की हर डेफिनेशन बहुत ज्यादा वैसे नहीं आई है। बस थोड़ा बहुत पूछा है, इस बार आया था ना, कौन सा लॉ आया था नॉन मेडिकल वालों को, तो याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास किसने बोला है? एंटोन लेवोसियर ने, बहुत पहले वाला लॉ है ये। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन से क्वेश्चन आया था शायद, डेफिनेट नहीं, एवोगैड्रो से आया था, राइट। जोसेफ प्रोस्ट, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन। अच्छा जल्दी से बताएंगे रेसिप्रोकल किसने दिया था? हाँ, डेफिनेट प्रोपोर्शन, कुछ ऐसा जैसा क्वेश्चन आया था। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट, रिचर्ड ने। ठीक है, आपको पता है ना इन लॉज में क्या बोला है, ये लॉज अब फेल हो गया है क्योंकि मास जितना रिएक्टेंट का होता है उतना प्रोडक्ट का होता है, ये बात की गई थी। बट धीरे धीरे वो चीज क्या होगी, कैंसल आउट होगी। फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि जब भी कोई चीज बनानी है वो फिक्स, जैसे कि कॉपर एक है तो ऑक्सीजन भी एक होगा, इसी की रेशियो में रहेगा तभी कोई चीज बनेगी। मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर आप जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आप नींबू जूस बना रहे हो, नींबू पानी की जगह जितना नींबू है उतना ले लोगे तो क्या पी सकते हो? नहीं ना। तो वैसे ही हर किसी की क्वांटिटी होती है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये दिया था रिचर ने। ठीक है, गेट्स लुसाक लॉ ये तो याद ही है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड एवोगैड्रो से लॉ से भी है। व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर और प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन दे डू सो वॉल्यूम दे बियर ए सिंपल रेशियो। बस डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में याद रखिएगा किसने दी है, लिमिटेशन वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको याद रखना है AMU की वैल्यू कितनी रहती है, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो याद रखिएगा मोल का कंसेप्ट। मोल तीन चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आए थे ना भी नॉन मेडिकल वालों को भी, तो मोल तो उनका बेस ही था, तो मोल तो पढ़ना पड़ेगा कि मोल में क्या आता है, कैसे होता है, क्या नई चीजें हैं, क्योंकि मोल बेस है। सो एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकला, क्या नहीं निकला, ये हमें इसमें इतना जरूरी नहीं है जानने के लिए। और फिर याद रखिएगा एक एटम मोल, एक मोल की बात करगी ना तो यानी एक मोल इतने पार्टिकल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये बात बोली जाती है। अब 1 मोल जो भी वैल्यू रहती है वो किसकी रहती है, जैसे कि माना एटम की भी उतना होगा, 1 मोल बोल दिया है तो मॉलिक्यूल का भी उतना होगा, उनमें वेरिएशन नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने बोला 1 डजन 12 होते हैं, अब 12 लिफाफे भी हो सकते हैं, 12 ट्रक भी हो सकते हैं, 12 लैपटॉप भी हो सकते हैं, उनका वेट अलग अलग होगा, पर वेट पे नहीं जाना है हमने हमने बोल दिया है मोल तो उतनी क्वांटिटी है। अब वो क्वांटिटी भारी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो ग्राम एटॉमिक मास एक का निकालना हो हाइड्रोजन का तो फिक्स है, हम जनरल लेते हैं। और फिर आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि वाटर का है। तो अब पहले तो मास के बेसिस पे थी कैलकुलेशन, फिर उसके बाद कैलकुलेशन नंबर के बेसिस पे आई। तो मास हमें पॉइंट में होता है तो हम भूल जाते हैं, तो हम नंबर की ही वैल्यू लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का आता है 1, 2 × 1 और 6, ऑक्सीजन का 16, तो
जो नीचे होगा वो मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 1 फिर 16 फिर 18 ग्राम। जब मोल का कंसेप्ट आएगा ना तो ये निकालना ही पड़ेगा। चलो नोटबुक लेके बैठो और मुझे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। फॉर्मूला पता है? बता देती हूँ। NH2CO NH2। चलो फॉर्मूला बता दिया। कार्बन की वैल्यू 12, नाइट्रो साउंड ब्रेक हो रही है, हवा चली है ना, दैट्स वाई मे बी। एक सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम देना। अब नहीं होगी साउंड ब्रेक, ठीक है? ठीक है, होगी तो बताना। सो चलिए, यूरिया का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए, क्योंकि मोल का जब कंसेप्ट आते हैं ना तो इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इसका पूछा जाता है कि अच्छा बताइए ये किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और आता है। जल्दी से आपको टाइम दे रही हूँ, नोटबुक लेके बैठिएगा बायोकेमिस्ट्री की क्लास में, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको न्यूमेरिकल्स लिखाती रहूंगी कि ये न्यूमेरिकल फॉर्मूले लिख लो, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। और आपको पता है शॉर्ट नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए ही हैं। शॉर्ट नोट्स भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी मतलब अगर लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ने हो तो शॉर्ट नोट्स को पढ़ के जाइएगा। कम पेजेस के हैं, इजी हो जाएगा पढ़ना। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन 14 प्लस ये नीचे 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, बाकी सेम ये पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 14 प्लस 2 इंटू 1, तो 14 15 16, 12 16, ठीक है, चंद 16। कितने हो गए बताओ कैलकुलेट करके? करना तो मुझे भी पड़ेगा ही, ठीक है? तो जल्दी से बताना है कि क्या वैल्यू रही। बताओ फॉर्मूला क्या मैंने सही किया या रॉन्ग किया? सो राइट, इसकी वैल्यू रहेगी 60। ठीक है, क्लियर? अब मोल कंसेप्ट में आपको ये चार्ट याद रखना है। बस मतलब जो मैं आपको फॉर्मूले बोल रही हूँ ना वो आपको मतलब पक्के वाले ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है, जिसको सब बोलते हैं चार्ट, ये वाला। नहीं तो मैं लिखवा ही देती हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। मोल ऊपर क्या जाता है? वेट, किसी का भी है, मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक है, जो भी है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर। नीचे आ जाएगा मास, क्या आ जाएगा? मोलर मास, जो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? वो एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, तो वो आ जाएगा मोल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है? एक ये क्वेश्चन है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर माना पार्टिकल्स की टर्म में निकालने को बोला है तो आप ऊपर मोल, नीचे पार्टिकल, 6.02223 10⁻23 ये वैल्यू रहती है। तो माना अगर पार्टिकल बोले हैं तो मोल हमें निकालने ही पड़ेंगे, इसीलिए वो डायरेक्टली पार्टिकल वाला क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है मोल तो उसको निकालने ही पड़ेंगे। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो डायरेक्टली एक ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछें, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वहीं अगर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना हो तो बताइए क्या वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? बता सकते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
22.4 लीटर। तो यही 3 टाइप से मोल के, और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आपको कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ये मोल वाला फॉर्मूला आप टॉप लिस्ट में डाल दो अपने फॉर्मूलों को लर्न करने की टिप्स में। याद रखिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जितने भी फॉर्मूले बीच में आएंगे मैं आपको टाइम देने वाली हूं कि आप आराम से लिख सकते हैं उन फॉर्मूलों को। इतना टाइम मैं बीच में दूंगी, लिख लो मोल का फॉर्मूला, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, राइट। ये चीज आपको पक्की वाली ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने जब लॉन्ग क्लासेस में करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि मोल है, इससे मास होगा, अपॉन करेंगे तो मोल निकल जाएगा। दूसरा मास निकालना हो तो उससे आप देखो, एक चीज निकालनी हो, इनमें से कोई भी दिए हो तो उससे अपोजिट कर देंगे, ये तो हमें पता है। वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर कर देंगे, और पार्टिकल के कंसेप्ट में 6.022 10⁻23 कर देंगे। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है। देखो क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ मेन तो मैं, मोलैरिटी या मोलालिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या है, मोलैरिटी या मोलालिटी, ये आपको बताना है। देखो टेम्परेचर, अगर इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ये चीज अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा। टेम्परेचर चेंज तो उसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा, राइट। मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी लिक्विड पे है और लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज होती है। नोट डाउन कर लेना इस चीज को भी, क्योंकि अगला कंसेप्ट इसमें यही है। मोल ऑफ ए कंपाउंड, चलो ये तो हमने कर लिया और एक और चीज है, परसेंटेज निकालनी हो अगर आपने, तो परसेंटेज निकालनी हो तो डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं हम उस केस में, हम उस केस में जैसे कि आपको पता है आपकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या होता है, टोटल से डिवाइड करते हैं। वैसे ही माना कोई कंपाउंड है, उसमें बोला है कि इसकी कार्बन की निकालो, तो कार्बन की जितनी वैल्यू होगी उससे टोटल को डिवाइड कर देंगे, तो मोलर मास हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल होल नंबर रेशियो, जो हमें दिया होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऐसी, मतलब देखो सिंपल होल कि अगर हम उसका मेन पॉइंट देखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके वो इक्वल निकल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये कुछ जैसे मोलैरिटी है, लिक्विड पे डिपेंडेंट है, तो इसका टेम्परेचर के बेसिस पे मैटर करेगा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए भी हमें मोल्स का इक्वेशन भी आया है ना, तो याद रखिएगा कैसे निकालना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कई बार मिलीलीटर में दिया होगा, लीटर में दिया होगा, तो वो आपको फॉर्मूला फिट कर देना है। कई बार 250 ml दिया होगा तो आपने 250 ml, नॉन मेडिकल का पेपर आपने देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन आया है, और सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। ओह हाँ सॉरी, मैंने क्या पूछा था, मैं खुद अब भूल गई। मोलैरिटी लिक्विड पे है और मोलैलिटी वेट पे है, और वेट मैंने पूछा क्या था, मैं खुद होगी, तो वेट पे चेंज हो जाता है, वेट चेंज नहीं होता, मोलैलिटी चेंज नहीं होती और मोलैलिटी चेंज हो जाती है। ये देखो, उसमें मोल पर लीटर है, इसमें मोल पर केजी है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, क्योंकि मोल वर्ड आ गया ना, तो मोल 1 मोल बोल दिया, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे लिक्विड में है, चाहे गैसेस में है, मोल मतलब फिक्स, नेवर बी चेंज्ड। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बस इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है, बाकी बात करें, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा, और 23 क्वेश्चंस आए हैं और इसके सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं, ताकि आप देख पाओ कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे मतलब एज अ टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो ये याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
एटम, अब सबसे छोटी चीज है, आपको पता है एटम होती है, तो भाई साहब एटम होता कैसे है, उसके बारे में कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस चैप्टर की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं बोल सकते बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पर आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें हर चीज को, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी है। सो एटम, चलो बताओ। देखो न्यूमेरिकल आई नो प्रॉब्लम आती है, बट एक बार टच दे देना कि मोल वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो वैल्यू पुट करके देख लेना, पर है सिर्फ वैल्यू पुट होती है, बाकी कट करके ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती इसकी। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा तो फॉर्मूले फॉर्मूले लर्न कर लेना, कई बार फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ जाता है। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक आधा न्यूमेरिकल आता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर टीजीटी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी नहीं होता तो कोई बात नहीं, रहने दो। बस मोल पॉइंट, मोल से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं अगर आएंगे, पर सोच लेना कि दो तीन क्वेश्चन आ गए तो फिर गए क्वेश्चन। सुना, वैसे नॉन मेडिकल और मेडिकल में ये फर्क होता है, नॉन मेडिकल में कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, और मेडिकल में न्यूमेरिकल का कम पॉइंट रहते हैं, जैसे उसमें 3 पूछ रहे तो इसमें एक आधा पूछेंगे, ऐसा रहता है। चलिए, सबसे पहले एटम को लेके किसने मॉडल दिया था कि अच्छा ये होता है एटम का स्ट्रक्चर, किसने दिया था फर्स्ट? एनी आइडिया? मॉडल मतलब स्ट्रक्चर एटम का, एटॉमिक थ्योरी नहीं। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी, नो रुदरफोर्ड ने नहीं दिया है। रुदरफोर्ड ने सेकंड नंबर पे दिया था, जिससे उनको न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया था। आपको पता है, मैं बोलूंगी टी से नाम था उनका, सोचो सोचो क्या हो सकता है। नहीं, डी ब्रॉगली भी नहीं था। देने आप लोगों ने ये आंसर, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। डी ब्रॉगली ने तो जब रुदरफोर्ड में कुछ ड्रॉबैक निकले थे तब कंसेप्ट दिए थे, डी ब्रॉगली ने दिया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। सोचो सोचो, और टी से बोला मैंने, टी फॉर थर्मस। सोचो कौन थे जिन्होंने मॉडल दिया था वाटरमेलन की तरह शेप है, जो बीज हैं वो ये एक्ट करेंगे, जो बाकी स्फीयर है वो ऐसा एक्ट करेगा, ये कंसेप्ट किसने दिया था? आया ना माइंड में, देखा मैंने बोला था जब हम ना कुरेते हैं ना अपने दिमाग को तो आ जाती हैं चीजें ध्यान में। जे जे थॉमसन, आप बोलोगे ओहो ये तो आता था, कैसे माइंड में नहीं आ रही चीज? तो याद रखिएगा फर्स्ट मॉडल थॉमसन ने दिया था। तो एटम में क्या क्या चीजें आती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी और पार्टिकल भी होते हैं, जैसे पोजेस्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो याद रखिएगा ना। अब आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, बस इतना सा याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास रुदरफोर्ड का मॉडल आया, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, और प्रोटॉन के बारे में किसने बोला था? ई गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का मास की वैल्यू याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1094 10⁻⁻31 क्या रहती है? ये वैल्यूज को लिख लो चाहे साथ में, ठीक है। मास की वैल्यू क्या रहती है, ई अपॉन एम की वैल्यू क्या रहती है, ये वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटॉन या ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन में जो वैल्यू रहती है वही इलेक्ट्रॉन की रहती है, प्लस माइनस में फर्क होता है, पर मास दोनों का वेरी करता है, इसमें 9.1 और इसमें 1.67। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन, चैडविक, फर्स्ट मॉडल थॉमसन का, फिर रुदरफोर्ड का, फिर बोहर का। देखो रुदरफोर्ड का मॉडल में उसने सब कुछ बताया कि रेज पास करवाई जाएगी, जैसे कि बीम ऑफ ए लाइट, यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, ये चीज रहेगी, हर चीज एक्सप्लेन की। बट इन्होंने स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, हाँ आई नो, वही तो टच में तभी तो रहना है। और ऐसा मत सोचना कि चलो एक लेक्चर हो गया, 3 ही टॉपिक्स थे इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं प्रीवियस मतलब जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछूं, ये मत सोचिएगा, ठीक है। करवाने को तो मैं एक दिन में आपकी पूरी 5-6 घंटे की क्लास ले लूं और आपको केमिस्ट्री फिनिश करवा दूं, बट इतना आप में सब्र ही नहीं होगा, बैठेगा ही नहीं कोई, मुझे पता है। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये रखिएगा, इन्होंने ना स्टेबिलिटी का नहीं दिया, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे घूमते हैं। अब ऐसे देखो, अब किसी भी चीज को है, आप सेलो टेप को बंद रखो तो बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, निकलने लग जाता है, तो इससे स्टेबिलिटी तो पता ही नहीं लगी। तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे ये बोल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हो गया इनका मॉडल फेल। फेल तो नहीं हुआ, चलता है, सारे कंसेप्ट चलते हैं इनके, बट स्टिल इतना सा हुआ कि वो की ड्रॉबैक निकल गया। अब आपको पता है एटम छोटा है, इतनी सारी चीजें इससे बनती हैं, तो स्टेबिलिटी होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेबिलिटी नहीं है तो आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे, यही इसकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। बोहर ने प्रॉपर सिमेट्री बोली, शेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ कौन सा क्वांटम नंबर शेल के बारे में डिनोट करता है? 4 क्वांटम नंबर है ना, हिंट नहीं दूंगी पर बताना है आपको। देखो चाहे आप लाइव देखो चाहे रिकॉर्डिंग, याद रखिएगा आपको मतलब क्वेश्चन के आंसर खुद करने हैं, चाहे आप इस वीडियो को फिर से भी देख रहे हो तो भी आपको क्वेश्चन के आंसर खुद करने की कोशिश करनी है। तो एन से डिनोट करते हैं, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डी नाम है उसका। दूसरा क्या आता है, एजिमुथल। अच्छा कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है? कौन सा क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक तो ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करता है। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। देखो पहला प्रिंसिपल, चलो करते हैं अभी हम डिस्कस इसके बारे में, पहले हम और टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आ गया एटॉमिक नंबर। देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो चला था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, जो मेंडलीव का था। दूसरा आया एटॉमिक नंबर पे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि मॉजले ने दिया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो नीचे वैल्यू लिखी जाती है, जो कि Z से डिनोट होती है, इलेक्ट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं, बस इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का फर्क रहता है। मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के बेसिस पे हमारे अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। अच्छा मुझे बताओ आइसोटोप्स में क्या सिमिलर रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल? आइसोटोप ऐसा होता ही नहीं है, मतलब मैं 4-5 बार से पेपर देख रही हूँ कि आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, इनसे क्वेश्चन ना आए। हर बार अलग अलग तरीके से और हर बार नया क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें क्या सिमिलर है, इसमें क्या चीज है, क्या वेरिएशन है, क्या इसमें कॉमन है, ऐसे क्वेश्चन। नॉन मेडिकल में भी अभी देखा होगा 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ इसी के बेसिस पे। तो याद रखिएगा आइसोबार टोप्स हैं, इसमें सेम एटॉमिक नंबर रहते हैं, ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, ठीक है। सॉरी, ऑल आइसोटोप्स एलिमेंट विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने क्या पूछा, डिफरेंट पूछा या सेम पूछा? पर याद रखिएगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं और वेरी फिजिकल करती हैं, क्योंकि केमिकली तो देखो क्या रहता है, सेम फिजिकल रहती हैं क्या? तो मेरे साइड से तो मतलब ये था कि केमिकली ये एक है, हाइड्रोजन है, केमिकली तो ये एक ही है, फिजिकली ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। हम्म, हाँ टोपी डिफरेंट ना, हाँ वही बोल रही थी मैंने, पता नहीं क्या बोला।
थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है ना आज, तो कुछ वर्ड आगे पीछे निकल रहे हैं, दूसरा पॉइंट गलत हो गया। देखो, कई बार देखो मैंने कितनी बार ये चीज बताई है, मुझे पता भी है, ऐसा नहीं कि गलत मतलब मेरे माइंड में ही नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि आप बोलते बोलते कई बार कुछ चीजें रॉन्ग भी हो जाती है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, मेरे को भी लगा था उल्टा बोला, तभी तो मैंने देख लिया फिर से। तो आइसोटोप्स, ठीक है, क्या है इसमें, नीचे एटॉमिक नंबर सेम है, टोपी डिफरेंट है, और इसके यूजेस भी काफी ज्यादा आते हैं। कोबाल्ट का कैंसर के लिए, आयोडीन का थायराइड ट्रीटमेंट के लिए, सोडियम का ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कार्बन का पीटी स्कैन के लिए, आयरन का डायग्नोस्टिक कैंसर के लिए। आइसोबार की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम होता है ना, मैं हूं, आप हैं, आप सब हैं, सब अलग अलग जगह से हैं, पर हम सब में कुछ तो सिमिलरिटीज हैं, पढ़ने के मकसद से बैठे हैं। तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी सेम है, मतलब इसका मास नंबर सेम है। डिफरेंट एलिमेंट हैंस दे हैव इट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट सेम तो कुछ हो ही सकता है। आइसोटोन्स, टोन्स मतलब अंदर, अंदर से क्या निकलता है, न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन नंबर सेम होंगे। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट, बट सेम न्यूट्रॉन नंबर। जैसे कि आपको जरूरी नहीं है कि ये जो एग्जांपल दिए इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये टॉपिक ना 4-5 जगह पे है। इलेक्ट्रॉन, आइसो वर्ड जब भी होना तो याद रखिएगा सेम है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। अब ले दे के आप किसी की वैल्यू सेम कर रहे हो तो वो आ गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि ऑक्सीजन में 2 ले ले तो ये बन जाएगा 10, फ्लोरीन में 9 होता है, एक ले ले तो 10, एक दे दे तो 10, ये 2 दे दे तो 10, ये 10 10 10 इलेक्ट्रॉन तीनों में हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 3-4 चैप्टर में है ये टॉपिक। बाकी बात करें, कंसेप्ट आए जैसे कि वेव क्या होती है। वेव, अब कोई भी चीज है हमारे चारों ओर, वो पार्टिकल नेचर की है और वेव नेचर की है। वेव जो रहती है उसकी ऊपर वाली वैल्यू क्रस्ट बोलते हैं, नीचे को जाती है वो ट्रफ्ट बोलते हैं। जब हम क्रस्ट एंड ट्रफ्ट को मेजर करते हैं कितनी लेंथ है, वो आती है वेव लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी, यहां से कितने पार्टिकल, कितनी वेव्स गुजरी, वो है फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, देखो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया है, वेव यहां से जा रही है। अब हो सकता है यहां से एक ही वेव जाए, हो सकता है ये मल्टीपल वेव जाए। तो इससे क्या पता लगा, यहाँ पे एक वेव जा रही है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेव नंबर ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी अगर मतलब क्या होता है, वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आता है पर यूनिट, मतलब पर सेकंड में कितनी वेव्स गई। और अगर वेव नंबर ज्यादा है, देखो 2 कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे, अगर वेव लेंथ बड़ी है, ठीक है, ये लेंथ बड़ी है तो वेव नंबर छोटा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगी। और वेव लेंथ अगर छोटी है, ये डिस्टेंस कम है, तो वेव नंबर भी ज्यादा होगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। जो हम साउंड सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी से मेजर की जाती है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। बाकी वेलोसिटी, कितनी स्पीड में कोई चीज जा रही है, एम्पलीट्यूड जो हाइट, ठीक है, तो याद रखिएगा पिच इसी पे डिपेंड करती है, जितनी एम्पलीट्यूड होगा उतनी तिरछी पिच होगी। रिलेशनशिप अभी तक पूछा नहीं गया है आपको अभी तक, तो मत कीजिएगा। स्पेक्ट्रम में अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से हमें पता लगता है क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो देखो तभी तो रेड कलर ना सिग्नल्स में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम उसकी वेवलेंथ पाई जाती है, दूर तक जाएगा। देखो याद रखिएगा, कई पता क्या करते हैं, एक दिन सोचेंगे पढ़ेंगे,
पढ़ते रहेंगे और दिमाग खराब हो जाएगा। 2 दिन ऐसा करेंगे, तीसरे दिन बस टाइम फेस्ट, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा अपने में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो याद रखिएगा। और आपको पता है ना टीजीटी का भी पोस्टें आने वाली हैं, तो आपको इस स्टडी को कंटिन्यू रखना है, स्टॉप नहीं करना है एग्जाम के बाद भी, क्योंकि अभी आपका फ्लो बना होगा तो आपको एकदम से थोड़ा सा अगर इसका लेवल अप कर दिया जाए तो आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आपने स्टॉप कर दिया एक आधा महीना तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे उस चीज को। और याद रखिएगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, कम मौका मिलेगा और उसको सही से यूज करना है आपने। तो ये याद रखिएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसी बॉडी जो अपने अंदर सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फिनोमिना इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने बोला था कि मतलब जो भी रेडिएशन होती है कंटिन्यू नहीं चलती, स्मॉल पैकेट के रूप में चलती है, जिसे उन्होंने स्मॉल पैकेट को बोला क्वांटा। और जिससे एनर्जी रिलीज होती है फोटोन, उसकी वैल्यू उन्होंने दी। वैल्यू याद रखिएगा प्लैंक की, 6.62 610 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, याद रखिएगा। बाकी इसमें याद रखिएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप का आता है, एमिशन एंड एब्सॉर्प्शन। एमिशन में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एमिट कर रहा है, निकाल रहा है। और जब कोई चीज निकल रही है किसी के पास से तो लाइट कलर का बैंड शो होगा, और एब्जॉर्प्शन में वो एड ऑन कर रहा है तो डार्क कलर का बैंड शो होगा, याद रखिएगा। और ये चीज पहले बड़ी टफ होती थी स्टडी करना, बट अब इजी हो गया है। किस मेथड से? स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। अब हाइड्रोजन के बारे में, वेव्स के बारे में चेकआउट किया गया था। तो लेमर ने अल्ट्रावायलेट पे काम किया, बालमन ने विजिबल पे, पैशन, ब्रैकेट, प्रोफाउंड इंफ्रारेड से। तो ये क्वेश्चन आया था कि विजिबल पे किसने काम किया था, क्वेश्चन आया था अल्ट्रा पे किसने काम किया था, इंफ्रा पे किसने काम किया था। तो आपको ऐसे याद रखना है। बाकी N1 क्या है, N2 क्या है, रिले कांस्टेंट, बहुत सारी वैल्यूज निकली हैं, तो वो उस पे आपको नहीं जाना है अभी। नाउ 2 कंसेप्ट आ रहे। अच्छा चलो कुछ कंसेप्ट के आंसर दीजिए। किस लॉ में ये बोला गया था नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम प्रॉपर्टी? अहवा, पॉलीस्क्विजन प्रिंसिपल, ड्यू नेचर, हैजनबर्ग, हंट रूल। No two electron have the same property. गलत है। No two electron have the same property. Pauli exclusion principle. हैजनबर्ग तो बोलते हैं हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी का भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये हमारे बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आपने बताना है कि पहले हाफ फिल फुली फिल मोर स्टेबल होते हैं, ये किस रूल में बोला गया है? हाफ फिल फुल, ये रूल्स इनके मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बस जनरल से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ना नॉन मेडिकल में अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर के केस में चेंजेस रहते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा। आपको एक पीरियोडिक टेबल तो टिप्स पे होना चाहिए, अगर पीरियोडिक टेबल टिप्स पे नहीं है तो आप चीजों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यही 4-5 लॉज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्यू नेचर ऑफ ए मैटर, डी ब्रॉगली ने दिया था। इन्होंने बोला था कि पार्टिकल का 2 नेचर होता है, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम डी। हैजनबर्ग ने बोला था, देखो ये सारी चीजें किसके लिए एप्लीकेबल हैं? स्मॉल चीजों के लिए, और स्मॉल मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए ये चीजें वैलिड हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 2 पाई। एक्स अगर स्मॉल है, जो चीज स्मॉल होगी वो एग्जैक्टली मेजर की जाएगी, तो एक स्मॉल होगा तो दूसरा लार्ज होगा, ये चीज रहेगी। नेक्स्ट
क्वांटम नंबर, ये पक्का याद रखिएगा। क्वांटम नंबर कैसे शेप होती है, क्या साइज है, क्या ओरिएंटेशन है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर आते हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है, ठीक है, KLMN। और इसी के बेसिस पे क्या बनते हैं? पीरियड्स बनते हैं। आपको पता है ना, ग्रुप 1 मतलब पीरियड 1, पीरियड 2, तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं। फिर आगे एजीमुथल, ये बताता है कि उस शेल की डिवीजन कितनी है, SPD वाला डिनोट करते हैं L से, और कैलकुलेट कर सकते हैं हम N-1 से। S के लिए हम 0 डिनोट करते हैं, P के लिए 1, D के लिए 2, ये याद रखिएगा। F के लिए 3 वैल्यू। और जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखो, फर्स्ट सेल नो डिवीजन, सेकेंड सेल 2 डिवीजन, थर्ड सेल 3 डिवीजन, फोर्थ सेल 4 डिवीजन। सीधी सी बात है। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कैसे कोई चीज रोटेट हो रही है। क्या बताता है? कैसे कोई चीज रोटेट हो रही है। कि ऑर्बिटल के बारे में, देखो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताता है, सबशेल के बारे में कौन सा बताता है, तो याद रखिएगा ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, इसको देख लो, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए पॉलिंग ने बोला नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अब पूछा जाएगा अच्छा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस क्वांटम नंबर पे डिफाइन है ज्यादातर, तो स्पिन पे। क्योंकि अब देखो, वो एक ऊपर साइड को है, एक नीचे साइड को है, अपोजिट भी स्पिन है, तो सिमिलर तो होंगे नहीं, ये ऐसे अरेंजमेंट ऐसे, ठीक है। कैलकुलेट करना हो सबशेल n से, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l प्लस l से इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना हो, तो जितने ऑर्बिटल है उससे डबल हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अहुआ प्रिंसिपल। इसने बोला है लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, फिर हाईएस्ट एनर्जी की तरफ जाएंगे, तभी तो 3D से पहले 4s फिल होता है। क्योंकि 4s बेचारा छोटा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3D को 10 चाहिए। अब किसमें लोएस्ट एनर्जी होगी? 4s वाले में, तो 4s पहले फिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और इसी को एक्सप्लेन करते हुए, अच्छा कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत बड़ी रूल निकाल दिया, n प्लस l वाला फॉर्मूला। जिसकी वैल्यू लोअर आएगी वो पहले फिल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हायर आएगी वो बाद में फिल हो जाएगा। जैसे कि जो 3 है वो शेल को डिनोट करता है n, s मतलब एजीमुथ क्वांटम नंबर, और s की वैल्यू 0 रहती है, तो भर दिया, 3 आ गया। p की वैल्यू 1, इसमें s आना था, ठीक है, s होता तो 0 4, d है, d के लिए 2 वैल्यू तो 5 आ गया। तो देख सकते हैं जो लोएस्ट वैल्यू है 4s की, तो वो फिल होगा। फिर हंस रूल हमने कर लिया ना, क्रोमियम से क्वेश्चन आया था या कॉपर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही क्वेश्चन आए थे कि क्रोमियम कॉपर किसकी फिलिंग पहले होगी, कैसे फिलिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन आए थे। शेप शूप नहीं आती पेपर में। बाकी याद रखिएगा एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, ये ध्यान में रखना है।
स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, देखो जो स्क्रीन के सामने है, एस पहले होता है फिर टी डी, तो एस ज्यादा स्क्रीन करेगा, वो ज्यादा टचअप में रहेगा, ज्यादा टच में रहेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और मतलब स्क्रीन और उसकी वजह से वो क्या जो नजदीक होंगे वो चाहेंगे कि कोई और आना पाए, तो इसकी वजह से वो धकेलेंगे औरों को, जातु मित्र को धकेल रहा हूँ, मेरे पास नहीं आना है, ये करना है, तो जिसकी वजह से जो स्क्रीन के पास होंगे वो ज्यादा उनमें एनर्जी रहेगी, और जो बाहर वाले होंगे मतलब एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। अंदर वाले चाहेंगे नहीं, जैसे कि है ना, ये चाहेंगे नहीं कि बाहर वाला इन पे आ सके, तो ये ज्यादा नजदीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देंगे। ये अब बेचारे इसको पता है कि आने नहीं दे रहे तो ये चला ही जाएगा, ये मेरी इंपॉर्टेंस तो है नहीं, चलो जाते हैं। तो वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि इनर पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं, कि इनर वाले ज्यादा स्क्रीन करते हैं, इनर वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं कंपेयर टू आउटर वाले से। ये क्वेश्चन आता है कि कौन स्क्रीन करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, क्या आता है। तो ये आ गया, डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल। देखो क्वेश्चन देखो, इतने सारे क्वेश्चन आए हैं मेडिकल वालों के, 23 क्वेश्चन, मतलब हर बार एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आए होंगे, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे कि वैसे वो क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, कई बोलेंगे कि क्वेश्चन है, टॉपिक है, हम मेनली क्वेश्चन ही कर रहे हैं, टॉपिक तो मैं जस्ट ऐसे पूछ रही हूँ, करवा रही हूँ, थोड़े से टॉपिक्स कर रहे हैं, थोड़े से वो हो जाएगा। जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना, डिस्टेंस पर होगा उसमें, हाँ ठीक है, नहीं जो नजदीक होगा ना उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मतलब वो बाहर वाले रिपेल करने लग जाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट में साइज इंक्रीज होता नहीं, स्क्रीनिंग जितना स्क्रीन के पास होगा ना उसका साइज उतना छोटा होगा, जैसे स्क्रीन से दूर होता रहेगा उसकी उसकी वजह से क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा, और इनर वाले ज्यादा क्लोज आते रहेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते रहेंगे। इससे कंसेप्ट आता है इनर पेयर इफेक्ट का, इनर वाले ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं कंपेयर टू आउटर वाले से, और उनमें मतलब स्क्रीनिंग बढ़ती रहेगी, शील्डिंग मतलब डिस्टेंस, और औरों का जो बाहर वाले होंगे उनका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, इसे हम इनर पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। आगे भी बहुत सारी जगह ये यूज होने वाला है, तो वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कि ये डिपेंड करता था किस पे, साइज न्यूक्लियर चार्ज पे, जो जितना नजदीक होगा उस पर चार्ज ज्यादा होगा, कौन सा प्रिंसिपल एनर्जी सेल है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे भी ये सारी चीजें मैटर करेंगी, राइट। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम के बारे में, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आपको पता है पीरियोडिक टेबल तो मतलब जान है केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल पे कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सारे टॉपिक पे आपका मतलब रहेगा कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो कैमरा ऑन है, माइक, चलो अब मुझे आ गया पावर कि मैं खुद कर सकती हूँ आराम से म्यूट वगैरह। तो नाउ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल आपको पता है, जल्दी से बताएंगे इसके फादर कौन है। जो पीरियोडिक टेबल आप सामने देख रहे हो इसको किसने बनाया था, राइट, मॉसले ने। किसके बेसिस पे था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। अब इतना प्यारा अरेंजमेंट हम अभी देख रहे हैं, तो इतनी प्यारी अरेंजमेंट पहले थोड़ी ना थी, पहले तो ये था हॉच पॉच जैसा,
कभी किसने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। तो सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रेड आया था। तो जल्दी से बताएंगे लॉ ऑफ ट्रेड किसने दिया था। मैंने अब इसमें क्वेश्चन ही पूछने क्योंकि मैंने ये बहुत डीप करवाया है आपको, तो हम वही मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं इसमें। फटाफट करवाऊंगी मैं और फिर मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगी इसके एंड में। ठीक है, डन, राइट। डॉबिनियर ने किया था लॉ ऑफ ट्रेड। तो ठीक है, देखो ये निमोनिक्स है, याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डॉबिनियर ट्रेड आया था, लॉ ऑफ ट्रेड। 3 एलिमेंट्स को इन्होंने कंबाइन करके जोड़ा था, राइट। फिर डी कैनकोरियस का आया था, इन्होंने सिलेंड्रिकल मॉडल लिया था, ज्यादा चला नहीं था क्योंकि इन्होंने ना तो कोई स्टेबिलिटी बताई ना कुछ बताया। फिर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। इस टाइम तक एलिमेंट 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और इसे बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले तक होगी। अब बत्ती जगी दिमाग की, चलो अब चीजें आई सामने कि अच्छा ऐसा है, ऐसी चीजें हैं। तो इसके बाद कंसेप्ट आया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो गया कि अच्छा इसके अंदर ये चीज आती है, ये आती है, वो आती है। तो इसके बारे में बातें स्टार्ट हो गई। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल की मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं सिर्फ क्वेश्चन की ही यूट्यूब पे। तो आप देखेंगे कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने होंगे कि क्वेश्चन इसलिए भी कि जनरल एनालिसिस करना है आपने खुद का कि अच्छा इसके अंदर ये चीज आती है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ऐसा होता है। तो उस चीज के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, चाहे आप उसको स्पीड में देख लो। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया गया है, मतलब मैक्सिमम क्या ओवरऑल सारा ही है उसमें भी। बाकी अभी जितना करेंगे उसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी, उस तरीके से करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको चीजें आती हैं। अब बस पता है कहाँ स्टक कर जाते हैं कि अच्छा ये चीज पूछते, घुमा के पूछ लिया तो स्टक कर गए। तो वही चीज हमने यहाँ पे कवर अप करनी है। तो मेंडलीव इस टाइम तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 8 ग्रुप 7 पीरियड। अब इसके कई बार इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं और ड्रॉबैक भी पूछ सकते हैं और इसकी कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी चीज इन्होंने कोरिलेशन किया एटॉमिक मास। तो आपको पता है पहला पीरियोडिक टेबल आया था वो मास के बेसिस पे था। इन्होंने जो भविष्यवाणी करते हैं ना वो सब देवता मान लेते हैं। तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया फ्यूचर में ऐसा होगा और हुआ भी। वैसे एलिमेंट डिस्कवरी भी हुए, जैसे कि ईका एल्यूमिनियम इन्होंने नाम रख दिया। ईका एल्यूमिनियम का ईका का मतलब होता है नेक्स्ट। तो गैलियम आया, इका सिलिकॉन नाम रखते तो जर्मेनियम आया। तो इससे तो ये फिर और महान बन गए, भविष्यवाणी कर दी यार सीरियसली। तो क्वेश्चन ये भी आया था कि इका वर्ड किसके लिए यूज किया गया था, इका सिलिकॉन नाम किसको दिया था, पता नहीं, मैंने देखा था क्वेश्चन पर कहीं तो आया था ऐसा करके। डिसएडवांटेज भी हैं बट इसकी जितने, और ऐसा नहीं है कि इसने डिसएडवांटेज दिए तो बाद में इसको करेक्ट कर दिया गया, नहीं, बाद में भी वैसे ही चल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में बाद में भी कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया चीजों को। पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन नो कोई डिफाइन नहीं हुई क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा फर्स्ट में भी रिजम्बल करता है और काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज के 17 के साथ भी रिजम्बल करती है, तो ये बेचारा रह गया। बाकी आती है पोजीशन ऑफ ए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को भी एक ही जगह रख दिया। अनलाइक एलिमेंट इन प्लेस इन सेम रो, जैसे कॉपर एंड मरकरी सिमिलर प्रॉपर्टी बट डिफरेंट ग्रुप में है। डिड नॉट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी। इन्होंने बोला अच्छा चलो तुमने तो अरेंज कर दिया एलिमेंट, पर क्यों सिमिलर है ये, क्यों तुमने इसके बाद यही एलिमेंट लिखा, किस वजह से ये प्रॉपर्टी सेम करते हैं, कुछ तो होगा लॉजिक। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अलग क्यों रख दिया भाई साहब, वो भी तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आते, क्यों उनको अलग कर दिया, ये नहीं बता पाया। बस ड्रॉबैक को ही एक्सप्लेन किया बाद में मॉसले ने, ठीक है। एनोमलस पेयर, ठीक है। फिर याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल पीरियड्स में इसे बांटा है। चलो अब आपने फटाफट से बोलना है ग्रुप 16 को हम किस नेम से जानते हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 16 को हम किस नेम से जानते हैं,
कैल्कोजन। ठीक है, आपको सारे एलिमेंट भी याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजन, बोथ बोल सकते हैं। आइक्नोजन किस ग्रुप को बोलते हैं? राइट, बोरोन फैमिली, ग्रुप 16। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 13 आइक्नोजन बोरोन फैमिली, 14 क्रिस्टेलोजन कार्बन फैमिली, 15 पनिकोजन नाइट्रोजन फैमिली, 16 कैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन, 18 नोबल गैसेस। ये याद रखिएगा। बाकी बात करें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट बने वो उसके बॉम्बार्डमेंट करके बने हैं, तो उसे हमने नाम दे दिया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये क्वेश्चन आता है, बताइए किसे आपने नाम दिया, मतलब किस एलिमेंट के बाद ट्रांस यूरेनियम नाम दिया गया? तो ट्रांस यूरेनियम आ जाते हैं यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट। ये तो आ गया। अब इसका ये भी याद रखना कैसे नामकरण किया, जैसे कि पहले एलिमेंट नहीं थे पता, तो इन्होंने बोला जनरल नाम रख दिए कि चलो नाम, जब फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे तब नाम करते हैं। तो 1 के लिए अनवर्ड, 0 के लिए नीलवर्ड, 1 के लिए अन, फिर IUM लगा दिया एन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसे करके इन्होंने नामकरण कर दिया। तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है, आया भी है, ऐसा नहीं है नहीं आया है, आया भी है इसके क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अब चलिए, अब चलो वन बाय वन करते हैं। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। क्यों? एक ही शेल के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 आ गए, जगह कम होती रही, जगह कम होने की वजह से रेडियाई मतलब डिस्टेंस कम हो गया। डाउन द ग्रुप साइज भी तो बढ़ रहा है, एक एक शेल ऐड ऑन हो रहा है, तो साइज बढ़ रहा है, ये याद रखिएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, amount of energy required to remove the electron in एंथैल्पी वर्ड आ गया, तो मैंने कुछ टूटने की बात की गई है। आयोनाइजेशन वर्ड है, यानी आयंस को तोड़ने की बात की गई है। ठीक है, देखो ये जनरल कंसेप्ट है जो सारे के सारे ग्रुप्स में फॉलो होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं, ड्यू टू हाफ फिल, फुली फिल, ड्यू टू वेरियस रीजन। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा हाई आयनेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप को लगती है? सबसे ज्यादा कॉमनली जनरली। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार कट करके ओपन कीजिए, बाकियों को तो हो रही है। राइट, नाउ स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल वन। अच्छा आपको नहीं हो रही, बाकियों को हो रही है। मैम एक बार कट करके करो, क्या पता नेटवर्क इशू हो आपकी साइड को, कई बार हो जाता है। ठीक है, एक बार कट कीजिए फिर ओपन कीजिए, क्योंकि अगर मेरी साइड से इशू होता तो सबको ही प्रॉब्लम आती, सबको नहीं है तो यानी इशू मे बी फॉर योर साइड। नाउ हाँ, राइट आंसर इज ग्रुप 15, ग्रुप 2, ग्रुप 18, क्योंकि ये हाफ फिल है और फुली फिल है। ग्रुप 2 भी फुली फिल है, ग्रुप 18 भी फुली फिल है और ग्रुप 15 हाफ फिल है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल शो करते हैं। और आयोनाइजेशन थेरेपी का मतलब होता है अमाउंट रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड। और आपको पता है ना, एक कंसेप्ट आपने कल परसों पूछा था, मतलब लास्ट क्लास में, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, सेकंड क्या होती है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो फर्स्ट आ गई, सेकेंड टाइम रिमूव करते हैं तो वो सेकेंड आ गई। और आप क्वेश्चन दोनों सेम रहती है क्या हमेशा? नो, वाई? जैसे कि नाइट्रोजन है, हाफ फिल है, अब इसकी फर्स्ट तो हाई है कि ड्यू टू हाफ है, अब फिर भी निकाल दिया आपने, बहुत ज्यादा मेथड होते हैं, निकल सकता है, निकाल दिया।
अब ये बन गया अनस्टेबल, इजीली निकल जाएगा। तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन का बहुत हाई है कंपेयर टू सेकेंड के। तो किसी किसी की जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो फर्स्ट इसकी इजिली निकल जाएगा, सेकेंड इसकी हाई होगी। तो ऐसे वेरिएशन करती है, आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। फिर आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज जब उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन किया जाता है। गेन मतलब इलेक्ट्रॉन। अब माना आपके घर पे कोई आ रहा है, कुछ तो प्रॉपर्टी में फर्क पड़ेगा पूरे घर पे, वही आ गया कि एंथैल्पी चेंज होती है जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करते हैं। अब आपको पता है ग्रुप 17 की ही ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शेयर पेयर की बात करता है, ठीक है। और ग्रुप 17 ज्यादा शेयरिंग करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखिएगा। अलोंग द पीरियड बढ़ती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। चाहे ना आप इस वाले पेज को, चाहे गूगल पे अच्छा सा पेज मिल जाएगा, उसका क्या करो। अच्छा आपका कट नहीं होता है, रुको ठीक है मैं करती हूँ। तो ठीक है, तो इसको पीरियोडिक टेबल को अपने फोन पे चार्ट में लगा दो। उससे पता क्या होगा, बार बार जितनी बार फोन पकड़ोगे देख लोगे, क्वेश्चन लास्ट तीनों में है, ये चीज कर ही लो, ठीक है। वॉलपेपर पे लगा लो, जितनी बार फोन पकड़ोगे एक चीज ध्यान में रखना कि आपको ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है जितनी बार फोन पकड़ोगे, राइट। तो 13 को है आपका पेपर, 13 को सैटरडे है, मुझे लगा संडे को है आपका पेपर, मैं एक दिन आपका एक्स्ट्रा लेके चली हुई थी, बट वो है थोड़ी सी गड़बड़, वो देखना पड़ेगा। आपको एक दिन कम हो गया तो टॉपिक पहले फिनिश करना पड़ेगा। एक दो पेपर भी करवाने हैं आपको और सिलेबस भी डिस्कस करना है, देखते हैं कैसे चीजें मैनेज होती हैं। एसिडिक बेसिक करेक्टर आपको पता है मेटल बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। तो एसिडिक किस साइड को होंगे, नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होते हैं, बस। मेटल लेफ्ट साइड है, राइट साइड नॉन मेटल है। नॉन मेटल एसिडिक है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और मेटल का नेचर बेसिक होता है तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेटिस एंथैल्पी, लेटिस होता है जब कोई सॉलिड की डायरेक्शन में अरेंजमेंट है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए मोल ऑफ ए सॉलिड आयन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। और याद रखिएगा जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतनी उसकी हाई लैटिस एंथैल्पी होगी, यानी डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रेशन, जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो आती है हाइड्रेशन। तो याद रखिएगा कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, बेशक उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और बट जब वो डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलो वन बाय वन हर ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम ट्रेंड है, मैं वो चीज नहीं करवाऊंगी, जो वेरी करती हैं वो करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन भी तो पूछने हैं अलग अलग तरीके से आपसे। तो लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड। बड़ा साइज है ना, लिथियम छोटा है, बेचारा कैरी नहीं कर सकता चीजों को। और बोला जाता है लिथियम जो है सबसे लो डेंसिटी रहती है इसकी, और सबसे हाई डेंसिटी रहती है ऑस्मियम की। फिर बात करें रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं ये, हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। आयनिक करेक्टर डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ ए हैलाइड डिक्रीज, रिड्यूसिंग, देखो जितना बड़ा साइज होगा उतना तोड़ना उसको आसान होगा, तो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है,
बड़े साइज की वजह से उसको तोड़ना आसान है। तो अब तोड़ना आसान है, तोड़ने से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन देगा। तो डाउन द ग्रुप क्या बोल सकते हैं हम? एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है। बाकी बात करें हैलोजन। हैलोजन मतलब ग्रुप 17। ग्रुप 17 के साथ बॉन्ड बनाता है तो बनाते हैं ये हैलाइड्स। मेरे साथ चीजों को बोलो वरना तो बोल हो जाओगे कि ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट इसके बाद ये वो, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए चीजों को साथ में बोलते हुए चलना है। बोलते हुए चलोगे तो चीजों को समझते हुए चलोगे, आसान हो जाएगा पढ़ना। राइट? ये देखो, हाइड्रेशन आयन जितना छोटा साइज होगा उसके उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। रिड्यूसिंग नेचर, बड़ा साइज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। लैटिस एंथैल्पी हमने अभी पढ़ा। डाउन द ग्रुप, अब देखो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं मैं चीजों को, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हैं और मैंने आपसे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे हैं इसके। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ऑक्साइड हाइड्रो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और OH जिसमें निकलता है वो ज्यादा बेसिक होते हैं। और जितना बड़ा साइज होगा उतना OH रिलीज करेगा जल्दी और उतना ज्यादा वो बेसिक करैक्टर शो करेगा। ग्रुप 2 सेम ट्रेंड। ठीक है, और ये आपको बोलोगे इसमें OH है, इसमें OH2 है, क्यों? देखो ये ग्रुप 1 है, ओनली एक एलिमेंट इसके आउटर मोस्ट सेल में, इसमें दो है, इसमें दो को कैच कर सकता है। ठीक है, और बेसिक करैक्टर इस साइड को डिक्रीज होगा क्योंकि इस साइड को क्या हो रहा है? एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। ये आ गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड द एयर और ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इनर्ट होते हैं काइनेटिकली। क्या होते हैं? काइनेटिकली इनर्ट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि काइनेटिकली ये इनर्ट शो होते हैं। ठीक है, इनर्ट मतलब कम रिएक्टिव। वर्ड्स को समझना है आपने कि किस पॉइंट में क्या चीज बोली गई है। वर्ड को नहीं समझ पाओगे तो चीजों को नहीं कर पाओगे। रिएक्टिविटी टूवर्ड द हैलोजन, कैल्शियम जब हाइड्राइड बनता है तो हाइड्रोलिथ बनते हैं, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्राइड कोवलेंट नेचर के होते हैं। याद रखिएगा क्या होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड ये आयनिक नेचर के होते हैं। इसमें ना एक्सेप्शन आती है, जैसे कि अच्छा ये ना कंसेप्ट, हाँ चलो इसके अंदर आता है। बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो क्या बनाता है? एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? एक, अच्छा वो व्हाट्सएप नहीं देखते ना, अब मैं कैसे ऐड करूं? वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी कर पाऊंगी। रुको, मैं तो नहीं कर पाऊंगी अभी, वो एनरोल करेंगे तभी ये चीज ऐड ऑन हो पाएगी। कैसे किया जाए? रुको, उनको बोलना ही पड़ेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट। अच्छा आपने वेट, ठीक है, तो ये तो हो जाना था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा।
तो एक सेकेंड, मैं नहीं कर पाऊंगी ना उनको ज्वाइन, क्योंकि ये इसमें मेरे एक सेकेंड चेकआउट करना पड़ेगा। देखते हैं, वैसे तो कोई इशू आता नहीं है, क्योंकि बीच में आप भी कई कई बार देखा है मैंने, स्किप करते हैं कई, फिर ऑन कर देते हैं, तो वो आराम से हो जाता है। क्या ही इशू है, देखते हैं। अब देखो इस चक्कर में हमारा टाइम चला जाएगा, तब तक क्वेश्चन के आंसर कीजिए। क्वेश्चन पूछ देती हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे मैं ऐड ऑन करूं, चलो मेल आईडी से ऐड ऑन कर देते हैं। सो तब तक मुझे बताएंगे कि, हाँ अब देखो खुद हो गया। ये कई बार ना नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये इश्यू आता है, ठीक है। तो उस वजह से ही आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ पता नहीं क्या इश्यू आता है ना, आप खुद कट कर पाते हो ना, कुछ तो एरर है। स्क्रीन अभी भी विजिबल नहीं है आपको। मैम आपके साइड को कोई इशू होगा कि आपको स्क्रीन विजिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे साइड से इशू होता तो किसी को भी नहीं, मतलब सभी को ही प्रॉब्लम होती। एक बार मैं कट करके ओपन कर देती हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। चलो ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो देखो इसमें ना एक इसमें एक एक्सेप्शन आती है कि ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। बस इसमें याद रखिएगा। कार्बोनेट है, कार्बोनेट के केस में क्या होता है कि जैसे कि हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन मतलब जब आप पानी में किसी को डिसॉल्व करते हैं तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, और जितनी एनर्जी निकलेगी वो उतना सॉल्युबल होगा। बट जैसे कि आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ रहा है, तो डिक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि डिक्रीज करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन का मतलब होता है सॉल्युबल कितना है। सल्फेट के केस में भी सेम, ऑक्सिलेट के केस में डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी, इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जल्दी जल्दी टूट जाते हैं ना, बड़ा साइज है। अलग अलग केस में अलग अलग कंसेप्ट है। ग्रुप 13, बोरोन अनरिएक्टिव होता है टेम्परेचर पे, एल्यूमिनियम रिएक्टिव होता है। हाइड्राइड्स की बात करें, जनरल फॉर्मूला BeH3, मतलब ट्राई हेलाइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका बैलेंस 13 है ना, 3 आउटर मोर सेल में होते हैं, इसलिए बना देता है। तो और बोरोन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम डाइबोरेन बनाएंगे। और जब ये हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन, मेटल के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। और एक और चीज में पूछी जाती है, लुईस। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे एसिडिटी डाई ऑन द ग्रुप कम होती है, राइट, होती भी है। पर लुईस के कंसेप्ट में उल्टा है, क्योंकि लुईस ने, सबने बोला था एसिड वो जो डोनेट करते हैं, लुईस ने बोला था एसिड वो जो एक्सेप्ट करते हैं। तो खुद सोचो, जो छोटा साइज होगा वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। क्लोरीन भाई साहब तो वैसे ही छोटे हैं, ये अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। आयोडीन बड़ा होता है, ठीक है। तो लुईस एसिडिक एंड बोरोन हाइड इंक्रीज, जबकि हमने अभी तक पढ़ा था एसिडिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ये किस वजह से होती है, हमने इतनी बार पढ़ा है, बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। ग्रुप 14, ग्रुप 14 आपको पता है नॉन मेटल्स में आ जाता है। तो अगर ये ऑक्सीजन के बाद कंबाइन कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर का ही होगा। और इसमें क्वेश्चन आता है टेट्राहेलाइड एंड डाइहेलाइड का। तो याद रखिएगा CH4 टेट्राहेलाइड एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, क्यों। देखो ये, आप माना आप अकेले दोस्त हो, आपके एक दोस्त का घर यहाँ पे है, दूसरे दोस्त का यहाँ पे, आप बोलोगे चलो एक के घर जा रहा हूँ, दूसरे के घर पे जाऊंगा,
तो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके पास है, दोनों मिलकर 4 बनते हैं। अब पीबी के केस में क्या होता है, एक दो आप दोस्तों, एक का घर यहाँ पे, एक का घर यहाँ पे, आप बोलोगे दोनों तो मैं एक साथ कवर नहीं कर सकता हूँ, एक दिन में एक ही कवर कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ बाहर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, अंदर वाले से नहीं बना पाएगा। इसीलिए PbX4 नहीं एग्जिस्ट करता और Pb2 एग्जिस्ट करता है और CX2 नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि अब ऑब्वियसली ना, देखो एक दोस्त है, दूसरे के घर साथ साथ है, दूसरे के घर नहीं जाएंगे तो दोनों नाराज हो जाएंगे, नाराज हो गए तो बॉन्ड खराब हो जाएगा। अब बॉन्ड तो ये खराब नहीं होने देगा ना, ठीक है। नाउ ये समझेगा। सो CCl4 है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि कार्बन है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इसलिए जल्दी नहीं टूटेगा, जबकि सिलिकॉन क्लोराइड ये इजिली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कार्बन अलग अलग टाइप, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। ये तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली, पनिकोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन बनाता है तो पनिकोमाइड बोलते हैं। नॉन मेटल डाउन द ग्रुप मेटल्स, मेटालिक होता है। ट्राई हैलाइड ये एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके मतलब हाफ फिल फुली फिल होता है, ठीक है। तो हाफ फिल एक ये पार्टिसिपेट किया के साथ और एक लोन पेयर बना देता है, ठीक है। और लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बन जाता है 107.8 डिग्री। मुझे बताओ अमोनिया किस प्रोसेस से बनता है? कॉन्टैक्ट, ऑसवाल्ट या हैबर? कैटलिस्ट कौन यूज होता है इसमें? मैम क्या कर सकते हैं, क्या करूं मैं? सिग्नल प्रॉब्लम है आपकी साइड। चलो सुन ही लो, क्वेश्चन के आंसर कर लेना, वैसे भी 10-15 मिनट की क्लास बची है, ठीक है। सुन ही लेना, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। हाँ ठीक है, ये सुन लेना, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं पता लग रहा है तो ओके। अब दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, ओल्ड लेक्चर कोई देख लो। अब नेटवर्क का ये इसका कुछ नहीं किया जा सकता। आयरन है कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है, ठीक है। आयरन कैटलिस्ट है, प्रोमोटर मॉलिब्डेनम है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप है, साइज बड़ा है, जल्दी तोड़ना आसान है। रिड्यूसिंग नेचर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। क्यों? देखो जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो उसको इकट्ठा करना उतना टफ होगा, पहले इकट्ठा करेंगे फिर बॉईल करेंगे, तो जब इकट्ठा करने के बाद बॉईल कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी में ये ट्राई हैलाइड बना दे। बाकी ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजन, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वाटर का आपको पता है 104, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एस्टिक फैक्टर बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर, सेम कंसेप्ट है, तो सेम कंसेप्ट है वो मैं नहीं करवा रही हूं आपको। फिर बात करेंगे हेक्सा हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि आउटर सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आपको याद रखना है ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, ऑक्सीडाइजिंग, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी रहती है इसकी। क्यों रहती है? क्योंकि एक लेस होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में। क्या होता है? एक लेस होता है, और एक मिल जाए तो ये फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी के से क्वेश्चन आ रहा है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। अच्छा क्या बनाते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी करके? हैलाइड या हाइड्राइड? हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है कोई भी तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स या हैलाइड?
हाइड्राइड, राइट। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। सेम है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, आयनाइजेशन सल्फेट डिक्रीज, एस्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आया था अभी के पेपर में, नॉन मेडिकल में, कि ये कौन ज्यादा स्टेबल है? मैंने बोला था ना, तो आपको हर पीरियोडिक टेबल याद रखिएगा। अब आप उसी पेपर को, हर पेपर को ऑब्जर्व करो 3-4 सालों के। हाँ ठीक है, ये बोला था ना स्टेबिलिटी का, तो याद रखिएगा हर पेपर को ऑब्जर्व करो, देखो हर पेपर में 3-4 पेपर को कितने क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट लिए हैं। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के आते ही आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पे कमांड है, 3-4-5 टॉपिक पे भी कमांड है, तो यानी आप पास तो हो गए केमिस्ट्री में आराम से। पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, एसिड एंड बेस, आइसोलेशन ऑफ ए एलिमेंट, पॉलीमर, मतलब इन पे कमांड है तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि इन सब से ही अब 6-7 टॉपिक मैंने बता दिए। 6-7 टॉपिक्स में अगर 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ रहे हैं तो 12-15-16 क्वेश्चन तो यही हो गए। 5 क्वेश्चन की उम्मीद मत रखना आप कभी भी। कई बार क्या होता है, 5 क्वेश्चन बहुत इजी भी आ जाते हैं। तो मैं कर देती हूँ, सबका हो जाता है, पता नहीं क्या इशू आता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि कंसेप्ट को, तो ये देखो इसके सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। कौन स्टेबल है, कौन रिएक्टिव है, किस वजह से स्टेबिलिटी होगी, किस वजह से रिएक्टिविटी हो रही है। यही क्वेश्चन बाबा 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 पता नहीं कितनी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। तो ये आ गया HClO, HClO2। तो इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है HClO4, क्योंकि जब ये रिमूव कर देगा तो ये HClO4 बन जाएगा, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ मैम स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू। किसी का माइक ऑन हो गया है। ओके, जैसे ना आप एकदम कनेक्ट कर रहे हैं तब तो हो जा रही है विजिबल स्क्रीन, देन थोड़ी देर बाद हो जा रहा है नेटवर्क इशू, है ना। चलो, वीडियो आपको कल तक अपलोड हो जाएगी, मॉर्निंग में कर दूंगी, ठीक है, फिर देख लेना बीच से। तो ये आ गया, कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा इस वाले को। और फिर आता है ग्रुप 18, सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि स्टेबल हैं। अच्छा मानो बताओ मुझे, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट गैसेस हैं? एलिमेंट्स तो है पीरियोडिक टेबल में, पर कितनी एलिमेंट्स डायरेक्टली गैसेस हैं? पढ़ा है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो बताओ, जिसमें से 6 तो नोबल गैसेस ही हैं। नहीं 8 नहीं है, ज्यादा है, 6 तो नोबल गैसेस ही हैं। और सोचो कंबाइंड फॉर्म में जैसे CO2 रह रहा है, कोई कुछ रह रहा है, वो तो है 11। अच्छा नहीं 11, राइट आंसर इज 11, जिसमें कि 6 तो नोबल गैसेस ही आ जाती हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट नोबल प्रोडक्ट XePtFO। बाकी हीलियम सा याद रखिएगा बैलून में फिल होता है। नियॉन की याद रखिएगा फ्लोरोसेंट लैंप में यूज होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखते हैं। रेडॉन का रेडियो एक्टिव है जो कैंसर थेरेपी के लिए यूज होता है। बाकी बात करें, ट्रेंड सभी के सेम ही रहते हैं। इसमें ना डी ब्लॉक में याद रखना। अच्छा, डी ब्लॉक को किस ब्लॉक के नाम से जानते हैं? डी ब्लॉक को हम किस, क्या नाम से जानते हैं? कॉमन नेम क्या है डी ब्लॉक का? राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मिडल में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है।
और ग्रुप 1 मतलब पीरियड फर्स्ट जो इसका आता है 3D सीरीज एंड 4D सीरीज, याद रखिएगा। साइंस कैसे याद रखोगे? साइंस टीचर वेरी क्रूर मैन फी को नी पूजन। 4D के लिए यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पे आगे कूद जा। थोड़ा सा याद रखिएगा, एक दो बस इतना इन्फो है। सारे ट्रेंड सेम है, बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जहां पे हाफ फिल होते हैं और फुली फिल होते हैं, सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा चेंजेस अगर पूछा जाए किस ब्लॉक में आते हैं तो डी ब्लॉक में आते हैं। और कई बार पूछा जाता है बताइए इनमें से किस एलिमेंट में ज्यादा ट्रांजिशन देखी जाती है, ज्यादा चेंजेस देखे जाते हैं। तो हो सकता है कोई एलिमेंट, हाँ कल क्लास होगी, कल बायोलॉजी की आपकी क्लास रहेगी जिसमें आपका थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट बहुत बड़ा भी नहीं है, मतलब पूरे 2 आवर की क्लास तो होगी नहीं, कम ही होगी। तो वो आइएगा पढ़ के, ठीक है। थर्ड यूनिट बायोलॉजी का सभी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि 13 संडे को है, आपका एक दिन बच जाएगा, मतलब एक दिन है हमारे पास एक्स्ट्रा, बट वो क्या है कि सैटरडे को है 13, तो एक दिन आपके पास ऑलरेडी कम हो गया। वैसे तो दिन तो आपको वैसे 30 को हो जाना, संडे को पेपर, 2 हफ्ते आपके एक्स्ट्रा मिले ही हैं, फायदा उठाइए, मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। सबसे ज्यादा वेरिएशन पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी इसकी रहती है, कलर्ड ये शो करते हैं। और ये ना जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाला याद रखिएगा, वैनेडियम परऑक्साइड, आयरन, निकल, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कोबाल्ट, विलिंगसन कैटलिस्ट, बेयर रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये क्या क्या है? ये मैंने ऐसे नहीं ऐड ऑन किए थे, मैंने पहले पढ़ाती थी तो मैंने ये चीजें ऐड ऑन नहीं की थी, मैंने ये चीज ऐड ऑन की है क्योंकि ये एक एक बार तो पॉइंट आए हैं, ये आए हैं कभी ना कभी, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। सो एफ ब्लॉक में ज्यादा नहीं याद रखते, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी पूछा नहीं जाता, बस याद रखिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद रखिएगा। लैंथेनॉइड रेयर अर्थ मेटल में आ जाते हैं, प्रॉपर्टी सेम तरीके से ही बिहेव करती है इसकी भी। लैंथेनॉइड मिक्सचर मेटल बनाने में, वैसे इसका यूजेस बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े महंगे बिकते हैं एक तो ये, और इसके कॉम्प्लेक्स मतलब इसको जो बड़े हायर जगह पे इनका यूजेस किया जाता है, ये आप समझ सकते हो, राइट। ये है। और बियॉन्ड द यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम। अच्छा मुझे यूरेनियम का एक और बता दो, एक और है, मोस्ट कॉमन और है, याद है किसी को? अब आप बोलोगे कहाँ पीरियोडिक टेबल करा रहे थे, कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ पिंच ब्लेंड। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बता दो, मोस्ट कॉमन और ओर ऑफ आयरन। आयरन का मोस्ट कॉमन ओर कौन सा है? हेमेटाइट, राइट। वैसे मेन तो हेमेटाइट है, बाकी मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट और भी बहुत सारे हैं, वो भी ध्यान में रखने हैं। ओहो इसमें क्वेश्चंस तो मैंने ऐड ऑन टिक ही लग गए हैं, मैंने सोचा क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो बेसिक ऑक्साइड तो पहचानना है, मेटल कौन है, तो ये सारे नॉन मेटल हैं, ये मेटल हैं, तो इसके ऑक्साइड बेसिक हो गए। अब इसमें पहचानना है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, जो मिडल में होगा, जिसमें थोड़ा मेटल भी होगा नॉन मेटल भी होगा, तो वो दोनों तरीके से बिहेव करेगा। फिर देखो ये ट्रेंड, ठीक है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। तो और नाइट्रोजन की कोवलेंसी पहले मैं भी 3 करती थी, बट इसमें जो लोन पेयर होता है ना एक, वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। अच्छा बॉन्ड एंगल बताओ एमोनिया का, नाइट्रोजन से पॉइंट पे पहुंचे हैं तो बॉन्ड एंगल भी बता दीजिए एमोनिया का। हाँ लाइट तो हो गए हैं, तभी तो मैं बोल के कर रही हूँ,
पता नहीं क्या हो गया सर, मुझे खुद फर्स्ट टाइम मैं जब देखने लगी तो क्वेश्चन थोड़े मुझे लाइट लग गए। मैंने सोचा चलो इसमें क्या ही पूछना है, ऐसे पूछ ही लेती हूँ क्वेश्चन। और वैसे भी इसमें टिक लगे हुए हैं, बस आइडिया जैसे दे रही हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कि अगर माना आपको पेपर में आते हैं। 107.5 राइट आंसर इज, ठीक है, ये याद रखिएगा, बोलती हूँ चीजों को। देखो, लिक्विड, नॉन मेटल, ये क्वेश्चन आया था इस बारी, नॉन मेडिकल वालों को ब्रोमीन, नॉट ए एल्कली मेटल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हो। तो अच्छा, कैल्शियम नहीं है एल्कली मेटल, तो किस ग्रुप में आता है ये? ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं ना, तो कैल्शियम इसमें तो है नहीं है, ये तो हमारा इसमें सही बोल रहे हैं, पर आता किस में कैल्शियम? पीरियोडिक टेबल के। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है कि उसमें कितना स्पेस खाली है। कोवैलेंसी होता है कि वो बॉन्डिंग कैसे बना रहा है, ठीक है। बैलेंसी होगी तो वो कोवैलेंसी भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैल्शियम बताइए किस में आता है? ग्रुप 2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप बोलोगे हमें नहीं पता कि कौन सा कलर शो करता है नहीं करता है, तो याद रखिएगा, जिसमें ज्यादा खाली स्पेस होगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जो रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ज्यादा एल्कली मैटर मतलब ज्यादा कलर शो करेगा, और जो छोटा साइज होगा वो कम कलर शो करेगा। ये कंसेप्ट आपको माइंड में बिठाने हैं, ठीक है। फिर SiOH4, कैल्कोजन किस ग्रुप में आता है? देखो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा बताइए, ये एलिमेंट किस ग्रुप में आता है? एसिडिक स्ट्रेंथ से। याद रखिएगा, अब आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इतना पता है, पर अलोंग द पीरियड अगर माना, अगर HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो पता है, बट औरों के कंपेयर में ये ज्यादा होगा। तो इसमें HF, फिर ये ग्रुप 18 में आता है, ये ग्रुप 17 है, ये 16, ये 15, ये 14, इसके कारण ये चेंजेस आते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन अर्थ। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस पे गौर जरूर फरमाना, सारे क्वेश्चंस पे, और देखना अच्छा ये ऑप्शन है, ये क्यों नहीं है इसका ऑप्शन, ये किसके अंदर कैटेगराइज किया करता है। तो जैसे कैटेगरी में आता है उसके बेसिस पे आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। देखो, अप्रोक्स 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 66 क्वेश्चन, 17 से 18 बार पेपर हुआ है, तो सोचो 4 से 5 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे है और चैप्टर में भी इंक्लूडेड है इसकी चीजें, बट अगर आप यहीं पे कमांड बना लोगे तो आसानी हो जाएगी पढ़ने में, और मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे, जो कि मैटर तो करते ही हैं कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं क्या आप बोलोगे, वही तो मैटर करते हैं, तभी तो बैठे हैं इस टाइम पे पढ़ने के लिए, वरना इस टाइम पे तो कुछ और कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, फोन चला रहे होते, राइट। देखो मैं भी बैठी हूँ, आपके ही अच्छा स्कोर आए इसीलिए, तो इसीलिए आपकी क्लासेस कंटिन्यू ली जा रही हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो ध्यान से चीजों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है। और लास्ट टाइम में जो पॉइंट पे मैं बात, मतलब लास्ट क्लासेस अब आपके लिए, आप बोलोगे फटाफट तो करवा रहे हैं, क्या ये बेनिफिट भी है हमारे लिए या नहीं? देखो मेन बात है, यहाँ पे मैं फटाफट करा रही हूँ, आपको गो थ्रू करवा रही हूँ, ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे हैं, वैसी चीजें हैं। सो और आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ऑप्शन वहां पे कट का ऑप्शन आता है, रेड कलर का सिंबल होगा, अब आपके फोन में कैसा शो होता है आई हैव नो आइडिया, ठीक है, कोई तो ऑप्शन होगा वहां पे कट का, एंड क्लास, या क्रॉस का साइन होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं तो देखो,
कुछ तो साइन होगा, ठीक है। तो ये तो था आपकी आज की क्लास के बारे में। ठीक, कोई बात नहीं मैम, शायद सिग्नल प्रॉब्लम या हो सकता है फोन की प्रॉब्लम या कुछ और भी हो जिसकी वजह से। हाँ, लीव क्लास का ऑप्शन हो सकता है। वही है ना, सबको मैं वही देखा, मैं वही बोल रही हूँ, फोन टू फोन पे वेरी करता है। और क्या आप यूज कर रहे हो, तो आज नहीं आ रहा आपके, आज इश्यू भी आ रहा है ना, क्योंकि आपके आपको कभी वीडियो ऑडियो शो हो रही है, कभी वीडियो पिक्चर में, तो मे भी आज नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में देख लेना। तो कल आप यूनिट 3 पढ़ के आना बायोलॉजी का, ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। सो चलिए, ये था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट टॉपिक को प्रिपेयर करके आना। मैंने टॉपिक आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, और मैं आपको मैसेज भी कर दूंगी कि ये चीजें आपको पढ़ के आनी है, राइट। तो टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना जो भी चीजें आपको पढ़ी पढ़ी हैं, या आपको जो भी इस चैप्टर के बारे में चीजें माइंड में है एटलीस्ट टॉपिक टॉपिक, वो चीजें आपको जरूर एक बार देखनी है। देखोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।